नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम खड़े हैं मऊ जनपद के अंतर्गत। आप हमारे साथ हैं, मऊ के जिला प्रभारी हैं, कांग्रेस के जिला प्रभारी हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं आप। चलिए, आपसे चर्चा हुई क्रीमी लेयर को लेकर के, आखिरकार उसको लेकर के ये लोग क्या कर और इनका क्या सुझाव है उसको लेकर के। चलिए आपसे हम बात करते हैं क्रीमी लेयर को लेकर के। पहले तो आपका नाम है मनोज कुमार सिंह, जो और प्रवक्ता हैं आप और एक अच्छे कवि भी हैं, लेखक भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। पार्टी क्रीमी लेयर को लेकर के कैसे तैयार हो, क्या चाहती है? देखिए, आरक्षण का जो प्रश्न है, टोटलिटी में अगर देखेंगे तो आरक्षण एक बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। और आरक्षण, मैं जो समझता हूँ कि आरक्षण एक आवश्यक बुराई है। ये बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। इस नाते आवश्यक है कि हजारों वर्षों से जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, जो किन्हीं कारणों से हाशिए पर ढकेल दी गई, तो उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देना अनिवार्य है। लेकिन जो फैसला आया है, ये जो क्रीमी लेयर वाला, जी क्रीमी लेयर का, तो इस पर हमको लगता है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सबको सोचना चाहिए। समाज के विभिन्न संगठनों को भी सोचना चाहिए कि आरक्षण का लाभ आखिर सबको मिले। संसद में भी सवाल उठना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उठना चाहिए। और संसद में भी ये सवाल उठना चाहिए कि आरक्षण का लाभ वास्तविक वंचित व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी सब चीजों पर ध्यान रखते हुए कि आरक्षण आखिरी आदमी को भी मिले, जो रिक्शा चला रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो सफाई कर्मी है, या जो गांव में दबा कुचला, वास्तव में दबा कुचला है, उसको आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन चीजों को लेकर के व्यापक बहस की जा सकती है जब क्रीमी लेयर का सवाल जब खड़ा हुआ है। तो आपके हिसाब से क्रीमी लेयर क्या चाहिए, बता सकते हैं आप? क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जो पिछड़ों में जो लोग आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं या हाई प्रोफाइल पदों पर पहुंच गए हैं, तो उनको मतलब यही है कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि आरक्षण का प्रश्न सिर्फ आर्थिक नहीं है, आरक्षण एक सामाजिक सवाल बना हुआ है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि भले वो धनी थे लेकिन उनको सामाजिक जो तिरस्कार हुआ उससे वो जुड़ा हुआ है। तो इस नाते उनको विश्वास में लेकर के ही इस पर कोई पहल की जा सकती है। केवल सामाजिक तिरस्कार के नाते मतलब आरक्षण का प्रश्न अब केवल आर्थिक नहीं रह गया है। और जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी है, वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि नहीं, पिछड़ों का तिरस्कार किया गया समाज में? बिल्कुल। अगर तिरस्कार, अगर समाज में कहीं न कहीं से पिछड़ों को अगर हाँ, अति पिछड़ों को अगर नहीं हाशिए पर ढकेला गया होता तो आज वो विकास की मुख्य धारा में रहते। आज उनकी मांग नहीं रहती है। आज अगला इसका दोषी कौन है? देखिए, दोषी किसको कहा जाए? व्यवस्थाएं दोषी रही हैं। और संविधान के बाद तो लगातार प्रयास होते रहे हैं कि पिछड़ों को आगे बढ़ाया जाए, और उसको देखने में आ भी रहा है कि काफी उन्नति हुई। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि 70-72 साल हो गया और अभी तक पिछड़े अगड़े नहीं हो पाए? देखिए, वो 1-2 दिन में नहीं हल हो जाता है। चीजें जो है समाज में हजारों वर्षों की हैं, हजारों वर्षों की समस्याएं हैं, और वो 1-2 दिन में नहीं होता है हल, और धीरे धीरे ही वो चीजें हल होती है, जैसे जैसे सामाजिक। क्या लगता है भविष्य में सुधर जाएगा ये मैटर? बिल्कुल सुधरेगा। इस देश ने तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। इस देश में एक से एक चीजों का समाधान हुआ। क्या आप मानते हैं कभी कि कोई सोच सकता था कि यहाँ पर सती प्रथा जाएगी? कोई सोच सकता था कि बाल विवाह समाप्त होगा? लेकिन समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सामाजिक भाईचारा बनेगा, एक दिन ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव खत्म हो जाएगा और सामाजिक न्याय वास्तव में स्थापित होगा। अच्छा, हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि बड़े बड़े मंचों से ब्राह्मण का विरोध किया जा रहा है, सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? विरोध होना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण भी आज बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं। तो ये जो भावना है प्रतिक्रियावादी, इसका तो मैं मुखालफत करता हूँ। भाई EWS आ गया, उसका भी लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं विरोध होना चाहिए। सवर्णों में भी बहुत सारे गरीब हैं जो पान की दुकान कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आज भी रोजी रोजगार का जो संकट उनके सामने है, वही संकट पिछड़ों के सामने भी है, सवर्णों के सामने भी है, जो अगड़ी जातियां हैं। तो अगड़ी जातियों के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। वो भी इस देश के नागरिक हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। और उनमें भी अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो निश्चित रूप से उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह EWS के माध्यम से मिले या अन्य किसी माध्यम से मिले। सनातन धर्म का विरोध भी जम के हो रहा है। नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी धर्म का विरोध इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी कभी सनातन का विरोध नहीं की है और कभी ना इसके विरोध के पक्ष में रही है। क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देंगे कि आप तमाम हमारी टिप्पणी हो रही है समाज में। देखिए, एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तभी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम प्रकार से बात आ रही है। तो नारा ही देते थे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नारा दिया
जाति तोड़ो और एक नया समाज बनाओ का नारा, जातिवाद तोड़ेंगे सबको साथ जोड़ेंगे, ये तो हम बहुत पहले से नारा देते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं चार सिपाही, ये तो हम बहुत नारा आप देते आ रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन इसका मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप देखिए ना, जब कांग्रेस की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत में कभी भी किसी जाति और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया और सबको साथ लेकर के चला गया, और उसी का परिणाम रहा कि ये देश और लोकतंत्र यहाँ पर खड़ा हुआ। आप कह रहे हैं कांग्रेस के समय ऐसा नहीं हुआ, जातिवाद का भेदभाव नहीं किया गया, तमाम आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जाति के नाम पे ही वोट मांगा जा रहा है। जाति के नाम पर जो लोग वोट जाति के नाम पे जो है तमाम देख ही रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय चरित्र की पार्टियां नहीं मांगती हैं, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस जो है राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी रही है और कांग्रेस अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय चरित्र रहा है इसका, और सेकुलर चरित्र रहा है। आप देखिए, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्राह्मण थे, दूसरे अध्यक्ष पारसी थे दादा भाई नेहरूजी, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे। तो हम तो एक राष्ट्रीय चरित्र लेकर के चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एकजुट रखने का प्रयास किए हैं, और कांग्रेस की ही देन है कि मणिपुर से लेकर के नागालैंड से लेकर के सिक्किम से लेकर के तमाम जो जनजातियां थी उनको विकास की मुख्य धारा में ला करके इस देश को एक और कहीं न कहीं पूरे समाज को अपने समाज को लेकर के अपने समाज के तरीके से रहना चाहिए, आरक्षण भी लेना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इस देश में तमाम पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबका अपना अपना महत्व है। किसी को किसी के बारे में विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। सम्राट अशोक ने यही कहा था, जब धर्म घोषणा किया था सम्राट अशोक ने, तो उन्होंने यही कहा था कि आप अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार करिए, खूब आप मानिए, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा न करिए। अरे तो धर्म का प्रचार करते समय ये ध्यान रखिए कि अपना प्रचार करते समय दूसरे का दिल न दुखाइए। अरे तो कह रहे हैं लोग जियो और जीने दो का सिद्धांत रहा है। हम तो आप कैसे कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा इस बात को कहते थे महात्मा बुद्ध के इस सिद्धांत को कि जियो और जीने दो। अरे तो मान लीजिए आप कह रहे हैं, आप मान लीजिए गठबंधन था, आपका गठबंधन के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह मेडिकल बनना चाहिए था। अब उनका अपना विचार है। देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टियां स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। ये मौजूदा परिस्थिति में हम लोग जिस तरह से लोकतंत्र पर खतरा था, संविधान पे खतरा था, इस नाते हम क्षेत्रीय दलों के साथ मिले हुए हैं। तो क्षेत्रीय दल हैं, उनके अपने असरसन है। राम मंदिर को लेकर के विचार क्या है आपका? भाई, राम का मंदिर अब बन गया, अब उस पर विचार क्या? राम मंदिर तो हम तब भी कहते थे कि न्यायालय का जो फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। न्यायालय ने जो फैसला दिया, आप पढ़िए, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हमने दिलो जान से उसका सम्मान किया। तो हम सम्मान है, हम पहले ही कहते थे कि न्यायालय का मसला है। आपसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।